ये कहानी कुछ ऐसे लोगों की है जो अपना बड़ा सा जहाज लेकर समुद्र के खतरनाक हिस्से में जाते हैं। इन सब का टारगेट व्हेल मछली को पकड़कर उसका ऑयल निकालना था, मगर यहाँ इनका सामना समुद्र की सबसे होशियार और विशाल व्हेल से हो जाता है जो इन सब की जिंदगी को नर्क बना देती है। आज हम इसी जबरदस्त एडवेंचर सर्वाइवल मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। तो मूवी का स्टार्ट सन 1850 के समय से होता है और हम मेवल नाम के राइटर को देखते हैं जो किसी और शहर से मेनकोटेक्ट आइलैंड पर आया है। मेवल यहाँ एक घर के डोर को नॉक करता है, पर इस घर की लेडी मेवल को वहाँ से जाने को कहती है, तो मेवल उसे अपना परिचय देता है। दरअसल मेवल एक बहुत ही मशहूर राइटर है। वो लेडी मेवल को पहचानने के बाद उसे अपने घर के अंदर आने देती है। फिर हम इस लेडी के पति थॉमस को देखते हैं। दरअसल मेवल यहाँ थॉमस से ही मिलने आया है। मेवल थॉमस से कहता है कि मैं आपके पास उस घटना की स्टोरी सुनने आया हूँ जो आज से कई साल पहले आप और आपके साथियों के साथ घटी थी। मगर थॉमस मेवल को कुछ भी बताने से इनकार कर देता है और मेवल से कहता है कि तुम यहाँ से जाओ और गवर्नमेंट हिस्ट्री में चेक करो, वहाँ तुम्हें वो स्टोरी मिल जाएगी। पर मेवल कहता है कि वो स्टोरी मुझे आपके मुंह से सुननी है। मेवल यहाँ थॉमस को पैसे का लालच भी देता है, मगर थॉमस उसे फिर भी इनकार कर देता है। अब मेवल गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगता है, तो थॉमस की वाइफ उसे रोक लेती है। वो मेवल से कहती है कि आप मेरे पति की बातों का बुरा मत मानिए, क्योंकि उन्होंने आज तक इस घटना के बारे में किसी को भी नहीं बताया है, पर आपके लिए मैं उनसे बात करती हूँ। थॉमस की पत्नी थॉमस से कहती है कि आज आपको मेरे लिए मेवल को वो सच्ची स्टोरी सुनानी होगी, क्योंकि हमें पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। थॉमस अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है, इसीलिए वो मेवल को स्टोरी सुनाने के लिए मान जाता है। अब थॉमस मेवल से कहता है कि मैं तुम्हें उतनी ही स्टोरी सुनाऊंगा जितनी कि तुम बर्दाश्त कर सको, क्योंकि ये कोई कहानी नहीं है जो तुम अपने मजे के लिए छापो। ये मेरी जिंदगी की वो सच्चाई है जिसने मुझे पूरी तरह से बदल दिया है। फिर थॉमस स्टोरी सुनाना शुरू करता है और हमें 1820 का समय दिखाया जाता है। ये वो समय था जब लोग समुद्र में व्हेल का शिकार कर उसका ऑयल निकालते थे, क्योंकि इस ऑयल की कीमत बाजार में बहुत ज्यादा थी। उस समय बड़ी बड़ी कंपनियां इस ऑयल का बिजनेस किया करती थी, यहाँ तक कि व्हेल के शिकारियों को भी वो लोग अच्छे खासे पैसे देते थे। इस बिजनेस के लिए लोग एक दूसरे के साथ शर्त भी लगाते थे कि कौन सा जहाज कितना ऑयल लेकर आएगा। फिर हम ओवन नाम के आदमी को देखते हैं। ओवन भी एक व्हेल शिकारी था जो एक कंपनी के लिए काम करता था। ओवन अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि उसके पास अच्छा काम होने के साथ साथ एक खूबसूरत पत्नी थी जो ओवन से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। ओवन की पत्नी ओवन को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर ओवन बहुत खुश होता है। अगले दिन ओवन कंपनी के हेड से मिलता है, जो ओवन को बताते हैं कि इस बार कंपनी समुद्र में अपना सबसे शानदार और बड़ा जहाज उतारने जा रही है और हम चाहते हैं कि इस जहाज के ऑफिसर तुम हो। ये सुनकर ओवन का चेहरा उतर जाता है। दरअसल इन लोगों ने पिछली बार ओवन से वादा किया था कि नेक्स्ट टाइम हम तुम्हें जहाज का कैप्टन बनाकर भेजेंगे, मगर अब ये लोग अपनी बात से पलट रहे हैं। ओवन उनसे पूछता है कि शिप का कैप्टन मैं नहीं तो फिर कौन है। इस पर वो लोग ओवन को बताते हैं कि इस शिप का कैप्टन जॉर्ज होगा। दरअसल जॉर्ज इस कंपनी के ओनर का बेटा है। ओवन उन्हें कहता है कि आप लोगों ने तो मुझसे वादा किया था कि इस बार कैप्टन मुझे बनाओगे। इस पर ओनर उसे कहते हैं कि अगली बार हम तुम्हें जरूर कैप्टन बनाएंगे। अब क्योंकि ओवन इस कंपनी का सबसे एक्सपीरियंस एम्प्लॉय था, तो वो कंपनी ओवन की सैलरी बढ़ा देती है, इसीलिए ओवन भी उनकी बात मान लेता है। अब घर आने के बाद ओवन अपने सफर की तैयारी करने लगता है। ओवन की वाइफ गुड लक के लिए उसे अपना लॉकेट देती है और ओवन से वादा लेती है कि तुम सही सलामत लौटोगे। ओवन भी अपनी वाइफ से वादा कर लेता है, जिसके बाद ये सभी लोग एक बंदरगाह पे इकट्ठा हो जाते हैं, जहाँ इन्हें गुड लक कहने के लिए सिटी के सभी लोग आए होते हैं। अब यहाँ हम 14 साल के एक यंग लड़के को देखते हैं जिसका नाम थॉमस है। थॉमस वही ओल्ड मैन है जो मेवल को स्टोरी सुना रहा है। थॉमस पहली बार शिकार पर जा रहा है। इस शिप पर ओवन के सभी पुराने साथी हैं जो पहले भी ओवन के साथ शिकार कर चुके हैं। वो सभी लोग ओवन की हर बात मान रहे थे। ये बात जॉर्ज को पसंद नहीं आती और वो ओवन पर अपना कैप्टन होने का रोब झाड़ने लगता है, पर ओवन इन बातों को नजरअंदाज करता है। अब एक दिन के सफर के बाद अचानक इनकी शिप में कुछ गड़बड़ हो जाती है
है। ऐसा लगता है जैसे शिप किसी चीज में फंस गई है। जॉर्ज को कुछ समझ नहीं आता कि उसे क्या करना है, पर यहाँ ओवन अपने एक्सपीरियंस से उस शिप को निकाल लेता है, जिसके बाद सभी लोग ओवन की जय जयकार करने लगते हैं। ये देखकर जॉर्ज ओवन से और भी जलने लगता है, क्योंकि ओवन कैप्टन ना होते हुए भी शिप पर कैप्टन की तरह जी रहा था। अब रात में डिनर पर जॉर्ज ओवन को नीचा दिखाने के लिए उसकी इंसल्ट करने लगता है। वो ओवन से कहता है कि तुम गरीब हो और एक किसान के बेटे हो, तुम जैसे लोग कभी भी कैप्टन नहीं बन सकते। ये बात ओवन को बर्दाश्त नहीं होती, इसीलिए वो वहाँ से उठकर चला जाता है। जॉर्ज यहाँ ओवन के दोस्तों के साथ भी भेदभाव करता है। अगले दिन जॉर्ज ओवन को फिर से ऑर्डर देने लगता है। अब ना चाहते हुए भी ओवन को जॉर्ज की बात माननी पड़ती है। तभी ये लोग अपने सामने एक बहुत खतरनाक तूफान को देखते हैं। ओवन जॉर्ज को बताता है कि ये तूफान हमारी शिप को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, इसीलिए हमें शिप को मोड़ना होगा। पर जॉर्ज को तो ओवन को दिखाना था कि कैप्टन मैं हूँ, तुम नहीं, इसीलिए वो ओवन की बात ना मानते हुए शिप को उस तूफान के अंदर ले आता है। अब जैसे ही शिप तूफान के अंदर आता है तो ये लोग बुरी तरह से फंस जाते हैं। ओवन जॉर्ज से कहता है कि अब भी वक्त है, शिप को वापस मोड़ लो, मगर जॉर्ज उसकी बात नहीं मानता। अब वो शिप तूफान में डूबने लगता है, मगर ओवन किसी तरह अपना दिमाग चलाकर शिप को उस तूफान से निकाल लेता है। जिसके बाद ओवन जॉर्ज के पास आता है और जॉर्ज से कहता है कि तुम्हें सबके सामने अपनी गलती मानकर हम सबसे माफी मांगनी चाहिए। तो जॉर्ज उसे कहता है कि मैं शिप को वापस आइलैंड पर ले जा रहा हूँ। इस पर ओवन उसे कहता है कि हम बिना ऑयल लिए नहीं जा सकते, क्योंकि अगर हम खाली हाथ गए तो कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान होगा, साथ ही लोगों की जिंदगी भी तबाह हो जाएगी, क्योंकि वो लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। अब जॉर्ज भी समझ जाता है कि ओवन की बात में दम है, इसीलिए वो अपने सफर पर आगे बढ़ने का फैसला करता है। फिर हम 3 महीने बाद का सीन देखते हैं। अब ये लोग समुद्र में एक ऐसी जगह आ जाते हैं जहाँ पर बहुत सारी व्हेल होती हैं। ये लोग उनका शिकार करने लगते हैं। ओवन एक व्हेल का शिकार कर उसे शिप के ऊपर ले आता है। अब उस व्हेल से ऑयल निकालने के लिए किसी को व्हेल के अंदर जाना था। यहाँ पर थॉमस ही सबसे छोटा था, तो ओवन उसे व्हेल के अंदर भेजता है। मगर इस शिकार के बाद इन्हें काफी दिनों तक कोई भी शिकार नहीं मिलता, साथ ही इनके खाने का सामान भी अब खत्म होने लगा था। फिर एक दिन इन्हें एक आइलैंड दिखाई देता है। यहाँ ये लोग एक और कैप्टन से मिलते हैं, जो आज से 1 साल पहले व्हेल के शिकार के लिए ही आया था। वो कैप्टन इन्हें बताता है कि मैं और मेरे साथी समुद्र के एक ऐसे हिस्से में पहुंच गए थे जहाँ हमारा सामना समुद्र की सबसे बड़ी व्हेल से हुआ। उस व्हेल ने हमारी पूरी शिप को तबाह कर दिया, जिसमें मेरे साथियों की मौत हो गई और मेरा एक हाथ भी खराब हो गया। पर अगर आप लोग उस व्हेल का शिकार कर लेते हो तो आपको इतना ज्यादा ऑयल मिलेगा कि आप वापस अपने घर पर जा सकते हो। ये कहकर वो कैप्टन वहाँ से चला जाता है। उस कैप्टन की बात सुनकर इन लोगों के मन में लालच आ जाता है और ये लोग उस जगह पर जाने का फैसला करते हैं। और 14 महीनों के सफर के बाद ये लोग उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर वो विशाल व्हेल थी। ओवन और उसके साथी अपनी अपनी बोट लेकर व्हेल को ढूंढने लगते हैं। तभी वो व्हेल इनकी बोट पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से इनकी बोट पलट जाती है। यहाँ वो सब पहली बार इतनी बड़ी व्हेल को देखते हैं। वो व्हेल इन्हें बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगती है, पर तभी ओवन एक छोटी व्हेल पर हमला कर देता है। ओवन को ऐसा करते वो बड़ी व्हेल देख लेती है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो इस बार सीधे आकर इनकी शिप पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से इनकी शिप डूबने लगती है। जॉर्ज बोट में बैठकर अपनी शिप को डूबते हुए देख रहा था। जॉर्ज सभी को हुक्म देता है कि वो लोग शिप को छोड़ दें। शिप पर मौजूद लोग जल्दी से अपनी जरूरत का सामान लेकर बोट में आ जाते हैं। अगले दिन जॉर्ज वहाँ से निकलने के लिए समुद्री मैप को देखने लगता है, मगर बिना शिप के इन लोगों का वहाँ से निकलना नामुमकिन था। उसी रात फिर से समुद्र में एक भयानक तूफान उठता है, जो इन सबको बहुत ज्यादा तकलीफ देता है। यहाँ ओवन का बेस्ट फ्रेंड भी घायल हो जाता है। इसी तरह से इनके कई दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन इन्हें दूर एक आइलैंड नजर आता है, जिसे देखकर ये लोग खुश हो जाते हैं। मगर तभी वहाँ पर वो व्हेल फिर से आ जाती है, जो इस बार इनकी तीनों बोट को पलटा देती है। ये लोग लहरों के सहारे किसी तरह किनारे तक पहुँच जाते हैं। इन्हें इतनी ज्यादा भूख लगी थी कि ये लोग वहाँ पर पड़े घास फूस को ही खाने लगते हैं। इन सभी की हालत बहुत ज्यादा
खराब हो जाती है। शाम में ये अपने पास आग भी जलाते हैं ताकि अगर कोई शिप यहाँ से गुजरे तो वो उस आग को देखकर इन्हें रेस्क्यू कर ले। अगले दिन ये लोग देखते हैं कि यहाँ पर एक सुरंग है जिसके अंदर कई इंसानों के कंकाल पड़े हैं। ये देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि इस आइलैंड पर पहले भी इंसान आए थे मगर वो यहाँ से निकल नहीं पाए। अब ओवन को समझ आ जाता है कि यहाँ से कोई भी शिप गुजरने वाली नहीं है। ओवन अपने साथियों को ये बात समझा देता है और अब ये लोग अपनी टूटी हुई बोट को ठीक कर वहाँ से निकलने का फैसला करते हैं। ओवन अपने घायल दोस्तों से कहता है कि आप लोग यहीं पर रुको, हम लोग जल्द ही आपके लिए मदद लेकर आएंगे। ये कहकर ओवन जॉर्ज और कुछ साथियों को लेकर निकल पड़ता है। 48 दिनों के सफर के बाद इन्हें कोई भी जमीन नजर नहीं आती और भूख और प्यास की वजह से इन सब की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। अगले दिन उनमें से एक की मौत हो जाती है तो ओवन का साथी उस लाश को समुद्र में फेंकने लगता है मगर ओवन उसे मना कर देता है और उन्हें समझाता है कि हम इसे खाकर कुछ दिन जिंदा रह सकते हैं। हालांकि इन लोगों के लिए ऐसा करना नामुमकिन था मगर इनके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। अब सभी लोग अपने इस फैसले से खुद को कोस रहे थे मगर जिंदा रहने के लिए वो लोग अपने साथी को खा लेते हैं। तभी कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। बूढ़ा थॉमस बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। उसका गला दर्द के मारे सूखने लगता है क्योंकि उसने अपने साथी को खाया था। ये देखकर थॉमस की पत्नी उसे आकर संभालती है जिसके बाद थॉमस फिर से अपनी स्टोरी को सुनाना शुरू कर देता है और हम उस सीन से 1 महीने बाद का दृश्य देखते हैं। अब खाना ना होने के कारण इन लोगों की हालत खराब होने लगती है, इसीलिए ये लोग एक बहुत ही खौफनाक गेम खेलने का फैसला करते हैं जिसमें हारने वाले को मरना पड़ेगा जिसे खाकर बाकी के लोग अपनी भूख मिटा सकते हैं। इस गेम में जॉर्ज हार जाता है। जॉर्ज अपने छोटे भाई को गन देकर कहता है कि मुझे शूट कर दो मगर जॉर्ज का भाई ऐसा नहीं करता। वो जॉर्ज को बचाने के लिए खुद को ही शूट कर लेता है जिसके बाद ये सब मिलकर उसे खा जाते हैं। अगले दिन ओवन को फिर से वही बड़ी वेल दिखाई देती है। ओवन उस वेल पर हमला करने वाला ही होता है कि तभी वो उस वेल की आंख में देखता है और उसे समझ आ जाता है कि गलती इन लोगों की है, उस वेल की नहीं, क्योंकि वो तो अपनी नस्ल को बचाने के लिए ऐसा कर रही है। इसीलिए अब ओवन उस पर हमला नहीं करता और इस बार वो वेल भी इन्हें बिना नुकसान पहुंचाए वहां से चली जाती है। जिसके बाद ये सभी लोग अपनी मौत का इंतजार करने लगते हैं और इसी तरह से कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन दूर एक बड़ी सी शिप गुजर रही होती है। शिप का कैप्टन इनकी बोट को देख लेता है मगर अब जॉर्ज की बोट पर जॉर्ज के अलावा कोई जिंदा नहीं था और ओवन की बोट पर भी बस ओवन और थॉमस ही बचे थे। कैप्टन इन तीनों को रेस्क्यू कर इन्हें बचा लेता है जिसके बाद ये तीनों अपनी सिटी में आ जाते हैं। इन्हें जिंदा देखकर सिटी के लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि सभी लोगों ने मान लिया था कि ये सब लोग मर चुके होंगे। ओवन की वाइफ अपने पति को जिंदा देखकर उसे गले से लगा लेती है। वो ओवन को उसका बेटा भी दिखाती है क्योंकि जब ओवन अपने सफर पर निकला था तो उसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी। इसके बाद कंपनी के लोग ओवन और जॉर्ज को अपने पास बुलाते हैं ताकि वो लोग जान सके कि आखिर इनके साथ हुआ क्या था मगर ओवन उन्हें कुछ भी बताने से इनकार कर देता है। वो जॉर्ज से कहता है कि तुम कैप्टन थे, अब तुम ही इन्हें सारी सच्चाई बताओ। जॉर्ज उन्हें सारी बात बता देता है जिसके बाद ओवन अपने दोस्तों को बचाने के लिए उस आइलैंड पर मदद भी भेजता है पर अब काफी देर हो चुकी थी, वो सभी लोग मर चुके थे। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है। साथ ही अब थॉमस की स्टोरी भी कंप्लीट हो जाती है। अब थॉमस मेवल से कहता है कि क्या तुम इस कहानी को छापकर दुनिया के सामने लाओगे, तो मेवल हाँ में जवाब देता है। जिसके बाद मेवल वहां से अपने शहर में आ जाता है और उस कहानी को एक बुक की शक्ल देता है। ये बुक उस शहर में बहुत ज्यादा मशहूर होती है जो मेवल की जिंदगी को पूरी तरह से बदल देती है और इसी सीन के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।